हेलो एवरीवन। चलो, आज का क्लास हम कमेंस करने वाले हैं विद इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। तो ये जो चैप्टर 2 है हमारा कंपनीज एक्ट का, ये हमारा सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 तक जाता है। और इसमें कुछ हमारे 2 एमेंडेड सेक्शंस भी हैं जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, विच इज 3A एंड 10A। ठीक है, तो इतने सारे सेक्शंस भाई पढ़ने हैं हमको। मैम इनमें क्या कवर्ड है यार? इनकॉर्पोरेशन है, मतलब आज हम सीखने वाले हैं कि एक कंपनी हम किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, और ये आप ट्राई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको पोर्टल खोल के ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन फिलहाल नहीं सिखा रही हूँ। सम अदर टाइम वी कैन डिस्कस दैट, बट फिलहाल आपको गाइडेंस इतनी दूंगी कि आप खुद जाके कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ठीक है, सो हाउ डू यू फॉर्म अ कंपनी, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी? एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी कि मैम कॉरपोरेट लॉ जो है, इसकी जो गवर्निंग मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, एक ज़बरदस्त इनकम टैक्स बोल रहे हो, इनकम टैक्स के जैसा MCA पोर्टल बनाया हुआ है। ठीक है, तो एक वेबसाइट है mca.gov.in, जिसको आज आप सब के सब चेकआउट करोगे। ठीक है, हाँ बहुत कुछ चेकआउट किया होगा, आज थोड़ा सा वेबसाइट भी चेकआउट करके देखना कि इसमें क्या चीज़ें हैं। और आज का इस क्लास के बाद आपको जितनी भी नॉलेज गेन होती है उसके बेसिस पे आप कितना कनेक्ट कर पाते हो। ठीक है, सो दिस इज लिटिल होमवर्क। नाउ वी आर incorporating a company, we are registering a company, or you can also say we are starting a company, we are promoting a company, we are forming a company। तो ये जितने भी टर्म्स आप बोलो, एक सेकेंड तो मेरा लैपटॉप द बैटरी इज डेड, राइट। तो ये जितने भी हम टर्म्स बोले, ये सारे के सारे क्या है, एक ही हैं। कोई एक अथॉरिटी होगी मैम, उस अथॉरिटी के पास जाके कुछ डॉक्यूमेंट की हमें फाइलिंग करनी होगी, और उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोई भी चीज़ का हम रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं, आजकल हर चीज़ का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ फॉर अ कोर्स, तो आपको क्या करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे, कोई एक अथॉरिटी होगी, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, कुछ में भी फीस होगी, तो फीस रिक्विजिट जो होगी वो पे करनी होगी, और उसके बाद क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी ये सेम चीज होती है। अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी है हमारे पास ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, ये क्या, इनका काम क्या है, इनका काम ही है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन का इनको काम दिया हुआ है। ठीक है, अब ये ROC क्या है, हर स्टेट में हमारे पास अलग अलग ROC है। एक स्टेट में, कुछ स्टेट्स में एक से ज़्यादा भी ROC है। तो मतलब आप समझ में, एक पर्टिकुलर रीजन है, उसके रिस्पेक्ट में एक ROC है। तो उस स्टेट में जितनी भी कंपनीज ओपन हो रही हैं, उन सबको क्या करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस ROC को देने पड़ेंगे, और उस के बेसिस पे क्या होगा, आपको एक सिन मिलेगा। सिन इज व्हाट, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, विच इज अ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। विल रीड अबाउट दिस लेटर। ठीक है, इट इज अ यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर विच इज गिवन टू द कंपनीज। ठीक है, तो आपको वो नंबर मिल गया, आप इनकॉर्पोरेट हो गए। ठीक है, अब ये क्या डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं मैम, कितने टाइम में फाइल करते हैं, कैसे क्या है, ये जो एक प्रोसेस है ना, ये हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, जो हमको मिलता है सेक्शन नंबर 7 में, अलॉन्ग विद द रेलिवेंट रूल्स। ठीक है, सेक्शन 3 जो है, ये हमें बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये हमको ये बताता है दैट अ कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस, मतलब अनलॉफुल पर्पस के लिए हम कंपनी नहीं बना सकते हैं, हम लॉफुल पर्पस के लिए ही कंपनी बनाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते मेरे को किडनैपिंग करनी है, हम तो कंपनी बनाएंगे, हम एकदम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाएंगे किडनैपिंग का, कि किसी को भी किडनैपिंग करानी है तो हमारे पास आए। हमने अच्छे खासे एकदम लौंडे रख रखे हैं, हाँ गबरू जवान एकदम, जो जाके किडनैपिंग करते हैं। तो इस पर्पस के लिए हम कंपनी नहीं खोल सकते भाई। तो कंपनी क्या करोगे आप, लॉफुल पर्पस के लिए ही खोलोगे, पहली बात। दूसरी बात, आप कंपनी कैसे बना सकते हो, यू कैन फॉर्म ईदर अ पब्लिक कंपनी विथ 7 पर्सन्स, अ प्राइवेट कंपनी विथ 2 पर्सन्स, और एन OPC, मैं अकेला ही काफी हूं, है ना। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो भाई, कंपनी बना सकते हो। ठीक है, अब ये तो फॉर्मेशन की बात होती है। इनकॉर्पोरेशन इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर, जिसके लिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल्स 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो हम ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद इस स्टेप पे जाते हैं ना, तो हमको बहुत क्लैरिटी मिलती है। ठीक है, सो दिस आर द लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स। वी स्टार्ट विद हियर। Formation of company practically involves the following steps. Promotion is actually
प्री इनकॉर्पोरेशन फेज, ठीक है, जब हम प्रमोट करते हैं, अभी बताती हूँ, एक एक करके बताती हूँ। ये रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन जो सेक्शन 7 में दिया है, उसके बाद भाई कंपनी बन गई, पैसा वैसा उठाना पड़ता है। जिन लोगों ने बोला था कि हम आपकी कंपनी के पहले शेयर होल्डर बन रहे हैं, हम आपको 50,000 रुपए देंगे, उसके बदले में हमको 500 शेयर चाहिए, तो भाई उनको 500 शेयर दो और उनसे वो एक जो उन्होंने बोला था ना 50,000 रुपए वो ले लो, तो शेयर्स इशू करना, ठीक है। उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए भी एक अलग सेक्शन है। मतलब कंपनी बनाने के बाद भी मैम ऐसे ही बिजनेस नहीं शुरू कर सकते, ना ना, उसके लिए भी कुछ पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आप क्या कर सकते हो, बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ये तो प्रैक्टिकल अभी एस्पेक्ट, अभी मैंने कुछ भी ऐसा बताया ही नहीं जो याद करना है, जो यहाँ फीड करना है फॉर एग्जाम, अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, ठीक है। The types of companies which may be formed and its detailed procedure हमें सेक्शन 3 और सेक्शन 7 में मिलता है। कंपनी हमारी कितने तरीके की हो सकती है, प्राइवेट या पब्लिक, प्राइवेट इंक्लूडिंग ओपीसी। सो आइडियली अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड एज 3 तरीके की कंपनी बन सकती है, या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक और या फिर ओपीसी। पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, या अनलिमिटेड कंपनी। बाय गारंटी है तो गारंटी के साथ शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, द सेम गोज ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है। चलो नहीं ओ नाउ ये बात हमें दी हुई है सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन नंबर 3 में A company may be formed for any lawful purpose, as I explained, by 7 or more persons, where the company to be formed is a public company. तो जहां पे भी आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो, कम से कम आपको 7 लोग चाहिए। 7 or more persons, 7 or more individuals नहीं लिखा है, ठीक है। 7 or more persons का मतलब क्या होता है, पर्सन, इट कुड बी एन आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो, इट कुड बी ए नेचुरल पर्सन ऑल्सो। मतलब एक कंपनी भी मिलके क्या कर सकती है, दूसरी कंपनी को बना सकती है। द सेम गोज फॉर अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। 2 or more persons where the company to be formed is a private company, या फिर 1 person। मैम यहाँ पे भी तो पर्सन लिखा है, हाय, तो यहाँ लिखा है पर्सन, पर हमने ओपीसी के लिए पढ़ा है ना दैट यहाँ का जो पर्सन है दैट कैन बी ओनली नेचुरल पर्सन एंड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहां पे तो स्पेशल रिक्वायरमेंट होता ही है, दैट इज वाई इट इज अ प्राइवेट कंपनी विद सम यूनिक फीचर्स, है ना। तो यहां पे रिक्वायरमेंट हमारा थोड़ा सा अलग होता है। ये लोग कंपनी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज नेम इन केस ऑफ ओपीसी, क्योंकि एक ही बंदा रहेगा, और देयर नेम्स प्राइवेट में भी एक से ज्यादा रहेंगे और पब्लिक में तो रहेंगे ही रहेंगे, ऑब्वियसली कम से कम 7 लोग रहेंगे। सब्सक्राइबिंग का मतलब क्या होता है, साइनिंग, ठीक है। सब्सक्राइबिंग टू एनी डॉक्यूमेंट मीन्स यू साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट। तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, मेमोरेंडम। ये क्या होता है, वॉट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विल यू हैव दिस बेसिक आइडिया। ओके, आई हैव गिवन यू सम बेसिक आइडिया, यू ऑलरेडी हैव सम बेसिक आइडिया। तो भाई एकदम से ऐसे कोई एलियन टाइप का नाम तो मैंने बोल नहीं दिया है। मेमोरेंडम से सब्सक्राइब करके एंड कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। या तो आप अपनी कंपनी बना सकते हो, ये जो ऊपर सबसेक्शन दिया है ये आप कंपनी या तो लिमिटेड बाय शेयर्स बना सकते हो, लिमिटेड बाय गारंटी बना सकते हो, या फिर अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हो। तो ऊपर जो हमने चार्ट में पढ़ा ना, वही चीज हमने यहाँ पे इस तरीके से पढ़ी है जिस तरीके से हम एग्जाम में अपने लिख पाए। यहां से भाई हमारा एग्जाम का पर्पस शुरू होता है, ठीक है। ऑल्दो ये सवाल पूछा तो नहीं जाता है, बट फिर भी यू शुड नो, ठीक है। कितने तरीके से हमारी कंपनी बन सकती है, पहली बात कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए ही बनेगी, दूसरी बात इट मे बी फॉर्म्ड as a public company with 7 or more persons, as a private company with 2 or more persons, as 1 person company with just 1 person. How? By subscribing their names to memorandum and complying with the provisions of the act. ठीक है। Can a company be formed as an unlimited company? The answer is yes. A company may be formed as limited by shares or limited by guarantee or an unlimited company also. ठीक है। जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं वो बाय गारंटी एज वेल एज शेयर्स दोनों हो सकती हैं, ठीक है। विद शेयर कैपिटल और विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है, ठीक है। नाउ छोटी सी बात जो बस यहां रख लेनी है वो क्या है,
स्पेसिफाइड आईएफएससी पब्लिक और स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कंपनीज होंगी। अब यहाँ पे बच्चों का पहला सवाल ये आता है कि मैम ये आईएफएससी कंपनीज क्या होती हैं? सुना है कभी? नाम क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रही है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मैम फाइनेंशियल सर्विसेज अगर हम अपने देश में देखें तो कौन प्रोवाइड करता है? बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। क्या बैंक एक कंपनी होते हैं? द आंसर इज यस, बैंकिंग कंपनी होते हैं। जैसे एक्सिस बैंक लिमिटेड है तो इट इज अ कंपनी विच हैज गॉट द लाइसेंस टू ऑपरेट इन द और टू कैरी आउट बैंकिंग ऑपरेशंस, है ना, तो उसको लाइसेंस मिला है तो वो काम कर रहा है। अब यही अगर अपनी एक कोई ब्रांच खोलते हैं, कहाँ पे? SEZ एरिया, जैसे हमारे पास गुजरात में है ना गिफ्ट सिटी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, राइट? तो वो जो है एरिया हमारे पास, उसमें जो आप जाके खोलते हो और वहां से जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपकी क्या हो जाती है? या तो आईएफएससी पब्लिक कंपनी होगी या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी होगी, वॉट एवर द केस बी। ठीक है, मतलब ये आईएफएससी कंपनी एक कंपनी होती है विच इज लाइसेंस्ड, जिसको लाइसेंस मिला है कि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में। ठीक है, वी जस्ट हैव वन इन गुजरात। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ अभी वही है, तो वहाँ पे जो कर सकती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा हमसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता। इनफैक्ट दिस विल ऑल्सो नॉट बी आस्क्ड टू अस इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये हमसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बट क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है कि दे कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अनलिमिटेड कंपनी, सो यू शुड जस्ट कीप दिस इन माइंड एंड नो दिस, राइट? चलो, तो सेक्शन 3 आई थिंक एकदम क्लियर होगा। अब भाई आते हैं अगले उस पे, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी थोड़ा सा समझना है और पढ़ना है। अरे कहाँ गए ये आया हमारा कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन। कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन क्या है? प्रमोशन, मैम जॉब कर रहे थे हम, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर, प्रमोशन हो गया। ये वाला तो प्रमोशन नहीं है, आपको भी पता है। कोई चीज को प्रमोट करना, ठीक है। कैसे हम प्रमोट करते हैं किसी भी चीज़ को? हमें लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे फीजिबिलिटी है, यहाँ पे हम बिजनेस बना सकते हैं, और हम उसको बनाने के लिए, मतलब उसको पिक्चर में लाने के लिए जो जो काम करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रमोशन कर रहे हैं। मतलब मैम अक्सर क्या होता है, इफ दो पेग डाउन वाली चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे I don't know how many of you have seen this ever or how many of you know this ever, पर बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि फ्रेंड्स होते हैं या कुछ लोग होते हैं भाई, जब ऐसे दो पेग अंदर जाता है ना तो बहुत सारे आइडियाज़ बाहर आते हैं। तो वो वाले आइडियाज़ छोड़ दो, वो तो क्या होता है, कभी जम्मू पहुंच गए, कभी मनाली पहुंच गए, कभी स्विट्ज़रलैंड पहुंच गए, तो वैसे वाले आइडियाज़ नहीं। हाँ, अब जिसको लग रहा है कि मैम आपका बड़ा एक्सपीरियंस है पर्सनल वाला, तो अब मैं क्यों बताऊं? हाँ, वैसे है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी चलो। होता क्या है कि मैं और आप डिस्कशन कर रहे हैं, भाई आप प्रोफेशनल बन गए और आपको लगा कि यार मैम के साथ मिलके कुछ काम कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन गुड पीपल, राइट? गुड पीपल नॉट जस्ट मीन्स कि हाँ बड़े तेज लोग हों, नहीं, दिल के अच्छे हो, वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया कि यार ये वेंचर ना हमें फीजिबल लग रहा है, हम कर सकते हैं, आप ये कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मैं ये कर सकते हैं, चलो हम थोड़ा पैसा ऐसे लगा सकते हैं, मेरा ज़्यादा आपका कम, आप अपना टाइम दो, ऐसा कैसा, हमने कुछ डिस्कशन किया। तो मतलब हम दो लोग हैं जिन्होंने ये आइडिया जनरेट किया कि हम एक कंपनी बनाते हैं, उस कंपनी में हम ये काम करेंगे। हमने सोचा है ना कि कौन सा बिजनेस करेंगे, विल सेट अप अ फैक्ट्री, वी विल इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम हियर, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, यहाँ पे एक लैंड अच्छा है, चलो वो देख लेते हैं फैक्ट्री के लिए। तो हम अभी कंपनी हमारी बनी नहीं है, कंपनी बनाने के पहले कोई तो होगा ना जिसने ये शुरुआत की, जो ये सारे बेसिक स्टेप्स ले रहा है, जो ये सारे सारे काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रमोटर बोलते हैं। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो फर्म भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब सवाल ये उठता है कि वो क्या कर रहा है? अरे यार,
आई नीड टू कट दिस ऑफ, राइट। तो प्रमोशन का मतलब क्या हो गया? प्रिलिमिनरी स्टेप्स अंडरटेकन बाय प्रमोटर्स टू ब्रिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। इसके बाद हमको ये डेफिनेशन दिख रही है, उसके पहले हम आते हैं जनरल मीनिंग ऑफ प्रमोटर में। प्रमोटर कौन? वो पर्सन जिसने कि आइडिया जनरेट किया कि क्या करना है, वो पर्सन जिसने सारे के सारे स्टेप्स लिए टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी एंड कैरी ऑन द बिजनेस। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुना। प्रमोटर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एसोसिएशन, फर्म, कंपनी, कुछ भी हो सकता है जो एक कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए काम कर रहा है। अब आप, हम दो लोग, मतलब एक तो शिवांगी मैम और एक मेरे प्यारे बच्चे। क्यों प्यारे नहीं हो क्या? मेरे प्यारे बच्चे, हम दोनों ने मिलके क्या किया? हम दोनों क्या बन गए? प्रमोटर। मैम एक से ज्यादा प्रमोटर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो आप फाउंडर्स समझते हो ना, कॉमनली सुनते हो ना, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, है ना, तो क्या मैम प्रमोटर वही होते हैं? काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये दोनों क्या बन गए? प्रमोटर। अब हम गए, मान लेते हैं किसी सीए के पास या किसी सीएमए के पास या किसी सीएस के पास या किसी एडवोकेट के पास, हम किसी के पास भी गए, हमने उनसे हेल्प ली, हमने कहा भाई हमें नहीं पता ये सब डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है मैम, आप हमें क्यों सिखा रहे हो? एग्जाम्पल है, फिक्टिशियस एग्जाम्पल है, तो हमें नहीं पता कि सब डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कैसे बनाते हैं। आप एक काम करो, हमारे लिए सारे डॉक्यूमेंट्स बना दो। तो हमने जिससे हेल्प ली, ये जो मिस्टर एक्स थे, क्या ये भी प्रमोटर बन गए? द आंसर इज अ बिग नो। ये प्रमोटर नहीं बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें हेल्प की है इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी। ही इज नॉट द प्रमोटर, सो ही विल नॉट बी कॉल्ड एज द प्रमोटर। ठीक है, ओके मैम। A person who is acting in professional capacity merely shall not be regarded as promoters। मतलब बैंकर, अकाउंटेंट, सॉलिसिटर और हमारे कोई भी और प्रोफेशनल्स हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये प्रमोटर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है मैम। अब अब होता क्या है मैम? प्रमोटर क्या काम करते हैं? प्रमोटर क्या काम करते हैं भाई? प्रमोटर इनिशियली क्या कर रहे हैं? कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने का काम कर रहे हैं। फिर जब कंपनी बन जाएगी तो कंपनी विल हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होंगे, अब हम तुम कंपनी बना रहे हैं अगर, तो ऑब्वियसली हम पैसा भी लगा रहे हैं कंपनी में, तो हम शेयर होल्डर भी बन गए कंपनी के। और हमने सोचा कि हम ही कंपनी को चलाएंगे, तो हमने अपने आप को इलेक्ट कर लिया एज डायरेक्टर, तो हम ही कंपनी को रन भी कर रहे हैं। सो वी आर द प्रमोटर ऑल्सो, वी आर द शेयर होल्डर ऑल्सो, वी आर द डायरेक्टर ऑल्सो। हाउएवर ये तीन केसेस अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि मैं प्रमोटर तो हूं, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना तो कंपनी में पैसा लगाया, आई डिड नॉट बिकम द शेयर होल्डर, एंड मैं डायरेक्टर भी नहीं बनी। ठीक है, बट मैंने कंपनी को स्टार्ट किया था, मैंने कंपनी की शुरुआत की थी। तो अब अगर कंपनी में कोई डायरेक्टर भी नहीं रहा, शेयर होल्डर भी नहीं रहा, तो लोग आएंगे मेरे पास ही, भाई आपने ही इसकी नींव खड़ी की थी, आपने ही इसकी शुरुआत की थी, तो आप क्या करो, आप बताओ अब ऐसी सिचुएशन में किसको हम डायरेक्टर बनाएं या किसको लेके आए। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हमारे दिए हुए हैं। मोर ओवर प्रमोटर्स कई जगह रिस्पॉन्सिबल भी ठहराए जाते हैं। ठीक है, अब यूजुअली और 99% ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकली क्या होता है, वेन एवर यू प्रमोट अ कंपनी और इवेंचुअली अ शेयर होल्डर, इफ नॉट डायरेक्टर, आप शेयर होल्डर तो बनोगे ही बनोगे। मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शुरू किया, तो वो प्रमोटर थे उस कंपनी के। आज तो वो है ही नहीं, तो मैम प्रमोटर कौन है? प्रमोटर गया। हाँ, क्या जीवन में प्रमोटर बदल सकता है? द आंसर इज यस। ठीक है, आपको प्रमोटर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने उस कंपनी को फॉर्म ही किया हो। आप सब्सिक्वेंटली प्रमोटर वाले काम करते हो। प्रमोटर का काम क्या था? कंपनी उसने बनाई थी, तो बाद में जैसे फंड्स अरेंज करना है, आपको लग रहा है यार बैंक से लोन लेना है, मैं जाके बात करता हूँ, तो आप बैंक से लोन ले रहे हो, आप बात कर रहे हो, तो मतलब आप कंपनी के प्रमोटर हो। अब ये सारा काम किसने किया? मुकेश अंबानी ने। तो मुकेश अंबानी क्या कर रहे हैं? पूरा का पूरा चीजें मैनेज कर रहे हैं, राइट? ही इज मैनेजिंग द कंपनी। ही इज नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कि हाँ मैं डायरेक्टर हूं तो मैं डायरेक्टर वाला काम कर रहा हूं, बस नहीं, ही इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो जब जब कंपनी की बैकिंग की जरूरत है, भाई वो सारा चार्ज ले रहे हैं, अपने ऊपर भार ले रहे हैं, तो प्रमोटर है कंपनी के। ठीक है, वो प्रमोटर है, ही इज द पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, राइट?
So, to be a promoter, one need not necessarily be associated with the initial formation of the company. जो subsequently arrange करता है capital, वो भी promoter कहलाता है. इसका example दिया हुआ है. तो मतलब promoter बाद में बदल सकता है. अब अगर हम सेबी laws की वगैरह की बात करें तो promoter आप ऐसे ही नहीं बदल सकते हो. सेबी को बताना होता है आपको कि आपका promoter कौन है, क्योंकि promoter के ऊपर भी बहुत सारे non compliances के वो लगते हैं, चार्जेस लगते हैं. तो अगर आपने बताया है, फिर आपको अगर चेंज कराना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद आप प्रमोटर को चेंज कराते हो. ठीक है मैम, ये सब हमने पढ़ लिया, आपने मेन चीज तो पढ़ा ही नहीं हमें. डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर, सेक्शन 2 क्लॉज 69 में प्रमोटर की डेफिनेशन दी हुई है. प्रमोटर कौन होता है मैम, ये पढ़नी पड़ेगी क्या? हाँ, ये पढ़नी है. सेक्शन 2 क्लॉज 69. ठीक है. हु विल बी कॉल्ड एज द प्रमोटर. ये जो डेफिनेशन है ये हमको प्रमोटर के मीनिंग तक कहीं नहीं पहुंचाती है. कहाँ पहुंचाती है? कहाँ पहुंचाती है? मीनिंग तक नहीं पहुंचाती है तो कहाँ पहुंचाती है? देखो, इसमें हमें ये जरूर मिलता है कि हम एक प्रमोटर को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं. मान लो आप सड़क पे चल रहे हो, आप यहां से बाहर से क्रॉस करते हो, आपको बाहर बोर्ड दिखता है शिवांगी अग्रवाल. जब बाहर आपको बोर्ड दिखता है तो आपको देख के क्या पता चलेगा? अच्छा, ये शिवांगी अग्रवाल का घर है. पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? तो आपने मेरे को कैसे इस घर को कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये किसका है? जब आपने नाम देखा, नेम देखा लिखा हुआ. आप अंदर घुसे, मान लो ये पहला केस था. दूसरा केस, नाम नहीं लिखा हुआ है, बाहर कोई नाम नहीं था, तो आपने कहा चलो अंदर चल के देखते हैं कि ये किसका घर है. अब आप अंदर गए और आपने अंदर देखा कि कोई एक बंदा है जो सबको डायरेक्शन दे रहा है, ये काम ऐसे करो, वो काम वैसे करो, ये ऐसे क्यों कर दिया, वो ऐसे क्यों कर दिया. अब आपको उस बंदे को देख के क्या लगेगा? यार, इसके इशारे पे सब कोई काम कर रहा है, मतलब यही होगा घर का मालिक, है ना. तो ये घर क्या होगा? एसी का होगा, है ना. तो जो पूरे घर को चला रहा है या जो डायरेक्शंस दे रहा है, राइट. तो ऐसे हमें क्या पता चलता है कि प्रमोटर कौन है. ऐसे हमें पता चला घर का ओनर कौन है, ऐसे ही हमें पता चलता है कि प्रमोटर कौन है. क्यों मैम? क्योंकि प्रमोटर की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही है. अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड इन एनुअल रिटर्न. अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज एनुअल रिटर्न एंड व्हाट इज प्रोस्पेक्टस. तो अगर उस बंदे का नाम लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस में, मैं दिखाऊंगी आपको, हमेशा प्रमोटर का नाम लिखा रहता है. तो जिसका नाम भी प्रोस्पेक्टस में लिखा है एज प्रमोटर, वही हो गया प्रमोटर. दूसरा, और अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के सारे अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है. कैसे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा तगड़ा शेयर होल्डर है. जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी इज अ शेयर होल्डर ऑल्सो, इज अ डायरेक्टर ऑल्सो, सो इज कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सो ही इज द प्रमोटर ऑल्सो. ठीक है. या फिर एक ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइस पे पूरा का पूरा बोर्ड काम कर रहा है, मतलब वो जो कहता है, वो जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसी के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रमोटर कहलाएगा. ठीक है. तो ये डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर है. अब अगर मैं क्विकली आपसे कुछ चीजें पूछूं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई वांट टू प्रमोट अ कंपनी, कैन दे? क्विकली, सबका फोकस यहीं पे होना चाहिए. ठीक है. आपको फटाफट से एक सिंक बैठाना होगा एंड यू हैव टू जेल इन विद द वे आई एम टीचिंग. ठीक है. तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए, आपके पास आप लिख रहे होने चाहिए. दूसरी बात, आप प्रॉम्प्ट कर रहे होने चाहिए. अगर आप मेरे क्लास में शांति से बैठ के ऐसे सुनोगे ना तो मेरे को नहीं चाहिए. ठीक है. आपको क्या करना है? बोलना है. तो मैं फिर से पूछती हूँ, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, ये दो लोग क्या करना चाहते हैं? दे वांट टू प्रमोट अ कंपनी, कैन दे? यस, अ कंपनी मे हैव मोर देन वन प्रमोटर. क्या प्रॉब्लम है? RIL लिमिटेड, वो प्रमोट करना चाहती है एक और कंपनी को, क्या वो कर सकते हैं? यस मैम. प्रमोटर इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. ठीक है. मिस्टर एक्स ने कंपनी को प्रमोट किया, पर वो कुछ कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते. इज इट अलाउड? यस मैम. एक प्रमोटर को जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में शेयर होल्डर बने ही बने. ही मे और मे नॉट बिकम द शेयर होल्डर. ठीक है मैम. मान लेते हैं मिस्टर एक्स ने सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम पे, क्या वो प्रमोटर है? ही मे और मे नॉट बी द प्रमोटर. देखो,
मैंने और आपने मिलके ये आइडिया जनरेट किया, हमने ये सारे एफर्ट्स लिए, ये किया वो किया कि हमें कंपनी बनानी है, हमारा विजन था। अब हमने सोचा हमें एक पब्लिक कंपनी बनानी है, तो अब हमें 7 लोग चाहिए। तो हमने 5 और लोगों को ढूंढा जिन्होंने हमारे मेमोरेंडम पे सब्सक्राइब किया। क्या वो 5 प्रमोटर हैं? नहीं रे, प्रमोटर हम और आप ही हैं। वी आर द को फाउंडर्स, हमने फाइंड की है कंपनी यार, वी आर द प्रमोटर्स, वो थोड़ी ना प्रमोटर्स हैं। वो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं, दे विल इवेंचुअली बिकम द फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, बट दे आर नॉट प्रमोटर्स। तो जस्ट बाय बिकमिंग अ सब्सक्राइबर आप प्रमोटर बन जाते हो, ऐसा नहीं होता है। और मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है जो आपको लीगली हेल्प कर रहा है, क्या वो प्रमोटर है? द आंसर इज नो। तो मैम प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो होता है जो आइडिया जनरेट करता है, सब्सक्राइबर्स ढूंढ के लाता है, पहले बैंकर को ढूंढता है कि हमारा बैंकर कौन होगा, हम कौन से प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, कौन हमारी कंपनी को मैनेज करेगा, कौन फर्स्ट डायरेक्टर्स बनेंगे, कैसे हम फंड्स उठाएंगे, ये सारे काम करने के लिए। तो इवेंचुअली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन मोस्ट केसेस में क्या होता है, जो प्रमोटर होता है जिसने इतना एफर्ट लिया है, हो यार कंपनी में शेयर होल्डर भी बनता ही है। जब उसके शेयर्स थोड़े ग्रो हो जाते हैं तो वो छोड़ के निकल भी सकता है। तो बाद में जो पूरी कंपनी का चार्ज ले रहा है, जो मैनेज कर रहा है, फंड्स अरेंज कर रहा है, सारे काम कर रहा है, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं, मच मोर दैन व्हाट इज नीडेड, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा? सेक्शन 3 में क्या पढ़ा? आप पब्लिक कंपनी बनाओ मिनिमम 7 मेंबर्स के साथ, राइट। दूसरा, आप प्राइवेट कंपनी बनाओ मिनिमम 2 मेंबर्स के साथ, करेक्ट। ठीक है मैम। आप ओपीसी बनाओ 1 मेंबर के साथ। अब ओपीसी के केस में तो क्या होता है, अगर ये 1 मेंबर की डेथ हो जाती है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जो इसका नॉमिनी होता है ना, ये क्या करता है, वो सोल मेंबर बन जाता है। तो इस केस को तो हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन है। अब आते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के केस में। एक्ट ने क्या बोला है? मिनिमम 7 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। एंड प्राइवेट के केस में क्या बोला है? मिनिमम 2 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। मैम ये जो रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कि बाद में भी है? जैसे अगर आज मुझे पब्लिक कंपनी बनानी है, तो मैं सोचती हूँ यार हम लोग तो 2 ही हैं, मैं और मेरे प्यारे बच्चे। मैम प्यारे बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, नहीं, जिससे मैं बात कर रही हूँ आप समझ लो कि मैं आप ही से बात कर रही हूँ। सो यू एंड मी, राइट। सो हम 2 ही हैं, हमें 5 और बेचारे गरीब चाहिए, है ना, जो हाँ, जो बड़े भोले से हो, क्योंकि हम लोग तो बड़े तेज हैं, है ना, तो हम लोग उनको फंसाने वाले हैं। तो 5 मासूम हमें चाहिए और जो हमारी कंपनी में आ जाए, भाई सब्सक्राइब कर दे। अब हमने पकड़ना शुरू किया लोगों को, कोई तैयार ही नहीं है। फिर हमने पटाया, हमने कहा यार देखो, कंपनी बनाने के लिए 7 लोग चाहिए, आ जाओ, जैसे कंपनी बन जाएगी छोड़ के निकल लेना ना, अपने शेयर मेरे को ही बेच देना और निकल लेना, हमारा काम भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो टोटल 7 लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब साइन किया एक डॉक्यूमेंट पे, मेमोरेंडम पे, और वो 7 लोगों के साथ एक कंपनी हमने शुरू की, पब्लिक कंपनी शुरू की। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, इन लोगों ने बोला यार हमें तो नहीं रहना है, तुमने बोला था कि बाद में निकल जाना, हमें हमारा पैसा दे दो भाई जितना हमने लगाया है, और हमें निकलने दो। निकल गए। कितने लोग निकले? 2 लोग मान लेते हैं निकल गए, तो बचे कितने? 5। कंपनी एक्ट में लिखा था कि पब्लिक कंपनी कम से कम 7 लोगों के साथ बनेगी, ये 2 तो निकल लिए, अब बचे 5। हमने कहा इनकॉर्पोरेशन के समय लिखा था ना, बाद में थोड़ी ना रखना है। लो बेटा, सेक्शन 3A, सेक्शन 3A बोलता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है, ये स्टैट्यूटरी मिनिमम के नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब कभी भी आपकी कंपनी में अगर आपने पब्लिक कंपनी बनाई है तो 7 मेंबर इनकॉर्पोरेशन के समय चाहिए और कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में चाहिए। होय रे। प्राइवेट कंपनी बोलता है कि ये 2 मेंबर्स इनकॉर्पोरेशन के समय चाहिए और कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में चाहिए। अगर नहीं मिले तो क्या होगा मैम? अगर छोड़ के निकल लिए तो क्या होगा? तो लिखा है इफ एट एनी टाइम, कभी भी, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड,
Number of members of the company is reduced in case of public company below 7. मतलब पब्लिक कंपनी के केस में 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 हो गए, 0 हो गया, कुछ भी हुआ तो। प्राइवेट कंपनी के केस में 1 हुआ या 0 हुआ तो। एंड और कंपनी चलती जा रही है भाई, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम बिजनेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो फॉर मोर देन 6 months while the number of members is so reduced। जैसा हमने किया, हम 7 लोगों को पकड़ के तो लाए, फिर 2 लोग हमारा साथ छोड़ के निकल लिए। हमने का कोई दिक्कत नहीं है, हम 5 बिजनेस चलाएंगे, हम 5 चलाएंगे पब्लिक कंपनी, हम चलाने का कैलिबर रखते हैं यार, कौन हमको रोक सकता है, मैं और मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो हम 5 लोगों ने क्या किया, मिलके कंपनी चलाते गए, चलाते गए, चलाते गए। अब होगा क्या, वही जो हम नहीं चाहते थे। हमने कंपनी क्यों बनाई थी कि कंपनी अलग, हम अलग। कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड, हमारी तो लिमिटेड। हमने बोला है कि हम 100 रुपए का शेयर देंगे तो हम उस पर 100 ही रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे। 100 रुपए से आप 1 रुपए ज़्यादा भी हमसे नहीं ले सकते। पर ये चीज़ अब एप्लीकेबल नहीं रहेगी। मतलब अगर हमने ऐसा किया तो इफेक्ट कहाँ आता है, मेंबर्स की लायबिलिटी पे इफेक्ट आता है। क्या इफेक्ट आता है मैम, हर वो पर्सन जो कि मेंबर है ऑफ द कंपनी, मतलब अब 5 लोग, ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 months। देखो यहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विद 7 members, एक टाइमलाइन बना लो, विद 7 members। यहां पे 2 members लेफ्ट द कंपनी, लेफ्ट द कंपनी। अब आपको 6 महीने का समय दिया जा रहा है। 6 महीने में भाई 2 मेंबर और ढूंढ के ले आओ, क्योंकि आपको टोटल 7 मेंबर्स चाहिए एक पब्लिक कंपनी बनाने और चलाने के लिए भी। तो अगर आपको ये पब्लिक कंपनी को कंटिन्यू करना है भैया, तो बंद कर दो। अब 2 मेंबर छोड़ के चले गए, आप कंपनी को बंद कर दो। अगर आपको कंपनी में बिजनेस कैरी ऑन करना है और चलाना है, तो आप 2 मेंबर और ढूंढ के लाइए, 2 और ऐसे लोग ढूंढ के लाइए जो आपके शेयर होल्डर बनने को तैयार हो। अब यूजुअली ऐसा होता क्या है, अगर मान लो यहाँ पे तो 2 मेंबर छोड़ के चले गए ना, बेच के अपना शेयर्स चले गए, अगर उन दोनों की डेथ हो जाती तो लीगली ट्रांसमिट हो जाते उनके लीगल हेयर्स को, वो मेंबर बन जाते, तो ऐसी सिचुएशन में कोई दिक्कत नहीं होती। बट अगर ये छोड़ के अपने बेच के चले गए हैं, उन्होंने अपने शेयर्स हमें ही बेच दिए, तो हम 5 ही मेंबर्स बच गए, तो अब हमें 2 और ढूंढने पड़ेंगे और उनको कुछ शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम ढूंढ लेते हैं इन 6 महीने में, कैसे, इन 6 months में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम नहीं ढूंढ पाए, अगर हम नहीं ढूंढ पाए, मतलब यहां पे आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय कंपनी remaining members who know about this shall be personally liable, personally liable। एक्चुअली यहाँ पे सेवरली लायबल है, मतलब इंडिविजुअली आप लायबल होते हो फॉर द पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब ये आपने लिख लिया हो, सो आई विल रीड द होल लाइन अगेन। हर पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दो 6 months, मतलब इस समय आपके ऊपर कोई लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होती है। 6 महीने का आपको समय दिया जाता है कि भाई ठीक है, आज वो लोग छोड़ के चले गए हैं तो 6 महीने का टाइम है आपके पास, आप ढूंढ लो। ओके, बट अगर आप उसके बाद भी मेंबर रहते हो, या तो आप खुद भी मेंबरशिप छोड़ दो भाई, अब आपको लगता है कि नहीं नहीं हम तो अब इस कंपनी के मेंबर नहीं रहेंगे, नहीं तो हम पर्सनली लायबल हो जाएंगे, तो अगर अभी भी आप मेंबर हो, यहां पे भी आप मेंबर हो, एंड यू आर कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है, अवेयर, and you are cognizant of the fact that it is carrying on business with less than 7 members or 2 members as the case may be, then you shall be severally liable for the payment of
होल डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब इसके बाद, एंड मे बी सेवरली स्यूड देयरफॉर। तो मतलब अब भाई मेंबर के ऊपर केस हो सकता है, मेंबर के ऊपर केस हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने एंटर किया है पर मेंबर के ऊपर केस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने लॉ का कंप्लायंस नहीं किया है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज नॉट नीडेड, एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं ओनली फॉर नॉलेज। दिस इज होमवर्क टू बी रेड, टू बी रेड। सिर्फ याद दे पढ़ना है, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ। अब आपको इसको याद करने, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट एग्जांपल। नाउ समराइज्ड प्रोसीजर ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा आज के क्लास में? हमने पढ़ा कि कंपनी फॉर्मेशन के बारे में, जो सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सेक्शन 3A में पढ़ा दैट मेंबर्स आर गोइंग टू बी सेवरली लायबल इन सर्टेन केसेस। सेवरली लायबल दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी इंडिविजुअली आल्सो लायबल। ठीक है, अब हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। एक बार छोटे से में स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन को क्विकली रिव्यू करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, जो प्रमोटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं विच टाइप ऑफ कंपनी आई नीड टू फॉर्म, आई वांट टू फॉर्म, मतलब मैं एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या ओपीसी क्या बनाना चाहता हूँ। दूसरा, नामकरण। ठीक है, नामकरण। जैसे आपको कुछ भी शुरू करना है तो आपको सोचना पड़ता है ना, किस नाम से मेरा बिजनेस होगा। तो किस नाम से आप कंपनी बनाओगे वो सोचो। हर वो चीज़ जो हम सोचते हैं कि हमको मिल जाती है। आप आज जीमेल लेने जाओगे या इंस्टा आईडी कुछ भी बनाने जाओगे तो क्या आपको एक बार में यूज़र नेम मिल जाएगा? द आंसर इज नो। इंडिया में यार 140 करोड़ जनता है, और अब तो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी जगह। तो भाई इतने सारे लोग हैं, ऑल द यूज़र नेम्स दैट वी वांट आर यूजुअली टेकन, है ना? तो हमको कुछ मिलता ही नहीं है। तो हमें क्या करना होता है? मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई करने होते हैं। तो हम क्या करते हैं? अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, क्या ये नाम अवेलेबल है? हाँ हाँ है, चलो ले लो फट से, है ना? डोमेन नेम लेना हो, कुछ भी लेना हो, आपको वेबसाइट बनानी है भाई तो चाहिए, नहीं मिलता है, जो मिलेगा वो ले लेंगे, उससे काम चलाएंगे। तो ऐसे ही कंपनी के बारे में आपको देखना है कि आपको क्या नाम चाहिए। वो नाम आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो। ज़बरदस्त पोर्टल जो बनी है हमारी एमसीए की, उसमें एक वेब फैसिलिटी है। वेब फैसिलिटी मतलब क्या होता है? ऐसे हम डाल रहे हैं और ऑन द स्पॉट हम काम कर रहे हैं उस पर। तो उसमें एक फॉर्म है, ज़बरदस्त फॉर्म, स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट ए क्या है? रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। तो मतलब हम जब वेबसाइट पे जाते हैं mca.gov.in में, उसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में स्पाइस प्लस आता है। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों आता है। ये चीज़ें आपको लॉग इन करके ही मिलेंगी, ऐसे ही नहीं मिलेंगी, बिकॉज ओनली प्रोफेशनल्स आर अलाउड। ठीक है, तो आपकी प्रोफेशनल लॉग इन होती है तब आप ये काम कर सकते हो। आई हैव अ वीडियो ऑल्सो, मैंने शूट किया था, बट फिलहाल आप समझो। ठीक है, तो पार्ट ए आपने क्लिक किया, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है किस तरीके की कंपनी बनाना चाहते हो, प्राइवेट या पब्लिक। ठीक है, क्या करोगे कंपनी बना के? मैम हम तो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो आप बताओ कि हम कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बैंकिंग का काम करने वाले हो तो भाई आपके नाम में बैंक होना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करने चाहते हो तो ऐसा कुछ सजेशन नहीं होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का आप काम कर रहे हो और वहाँ पे दिख रहा है कुछ फैशन डिजाइनिंग का आपने नाम रख लिया। तो नाम बहुत मिसलीडिंग सा हो जाएगा, नाम से समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है ना? नाम के चर्चे भी अभी बहुत करने हैं हमें, सेक्शन 4 में बहुत सारा नेम रिस्ट्रिक्शन आता है। तो भाई नाम सोच समझ के, तो क्या काम करने वाले हो, फिर वो क्या करते हैं, नाम पूछते हैं। अब आपने नाम भरा, लिखा चेक अवेलेबिलिटी, तो ऑटो चेक होता है। अगर आपने एक ऐसा नाम लिया है, जैसे इफ आई वॉन्ट टू टेक, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक रिलायंस वीडियो एजुकेशन या कुछ भी ऐसा मैं टाइप का लेना चाहती हूँ, मुझे मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा।
बिकॉज वेन आई एड द नेम रिलायंस, रिलायंस इज ऑलरेडी ए ब्रांड नेम, और रिलायंस से बहुत सारी क्या है कंपनीज हैं। तो अगर मैं ये भी नेम लूंगी तो इट विल गिव अ सजेशन टू जनरल पब्लिक कि ये रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। तो रिलायंस नाम अगर आपको चाहिए तो वो रिलायंस ग्रुप को ही मिलेगा। तो उनके लिए, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, देन ओनली विल गेट इट। मतलब मैम हम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिजेंबल करता हुआ नेम नहीं ले सकते हैं। तो सोच समझ के हमें क्या करना होता है, नाम अप्लाई करना होता है और फिर नाम अप्रूव होता है। Sigh of relief, चलो name is approved. Now your name is reserved for a certain tenure which can be extended also. जब तक नाम रिजर्व्ड है उसके बीच में फटाफट से क्या करो भाई, ये सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, फाइलिंग करो, काम अपना नक्की। एक डीएससी और डिन करके चीजें होती हैं। डीएससी इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड डिन इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पता चलेगा। डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लाइक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को हम फाइल करते हैं, फीस देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो भी लगती है वो देते हैं, और हमको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। इसके बाद हम कुछ और कंप्लायंसेस करते हैं, देन वी आर गुड टू कमेंस आवर बिजनेस। ठीक है, वी आर गुड टू कमेंस आवर बिजनेस। अब बिफोर वी गो ऑन टू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि मैंने आपको ये थोड़ा आइडिया दे दिया है, अब थोड़ा आइडिया हमें इन डॉक्यूमेंट्स का भी लेना है। तो पहले हम पढ़ेंगे इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड देयर आफ्टर वी विल रीड अबाउट व्हाट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आर्टिकल, उसके बाद हम कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है इस पे जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स नाउ हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? आप जब जॉब करने जाओगे, क्या लगता है भाई, कुछ लोग तो होंगे ना जो जॉब वॉब करना चाहेंगे। ऑल्दो आजकल क्या है, करियर प्रोस्पेक्ट्स अलग अलग हैं भाई, कुछ सोचते हैं कि नहीं हमको तो प्रैक्टिस करनी है, कुछ सोचते हैं कि नहीं हमको तो जॉब में ही जाना है। तो अगर आप सोचते हो कि हम जॉब करने जाएंगे तो जॉब के लिए क्या बनाना पड़ेगा, सीवी बनाना पड़ेगा। सीवी बनाया, सीवी में क्या लिखते हैं, मेरा नाम क्या है, लिखते हो कि नहीं लिखते हो, मेरा पता क्या है, लिखते हैं ना, कैसे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना, और क्या लिखते हैं हम, हमारी मेन एबिलिटीज क्या है, हमने क्या किया है, हम क्या करना चाहते हैं, है ना। फिर हम सबमिट करते हैं प्रोस्पेक्टिव कंपनी को। तो यहाँ हम कंपनी बनाने वाले हैं, तो हम क्या बताएंगे भाई, हमारा नाम ये है, या ये नाम हम प्रपोज कर रहे हैं, हम यहाँ रहेंगे, हमारा एड्रेस ये है, हम ये करना चाहते हैं, मतलब हम अपनी कंपनी बना के ये काम करेंगे, हमारे साथ ये लोग जुड़े रहेंगे, हम आपको दे रहे हैं। वी आर गिविंग दिस टू यू, वी आर गिविंग ऑल द इंफॉर्मेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आप हमको रजिस्टर करिए और हमको परमिट करिए, ग्रांट अस अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सो दैट वी कैन कमेंस दिस, है ना। तो ये जो मेमोरेंडम है ना, सबसे पहली बात क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? ऑफ कोर्स इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है मैम, जो एक कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कंपनी कैसे बनी है, क्या बनी है, कौन लोग हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट ऑल्सो टेल्स द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, ये कंपनी क्या कर सकती है, ये कंपनी क्या कर सकती है। आपने सुना होगा दैट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज डिफरेंट क्लॉजेस। नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब ये कंपनी क्यों बनी है यार, क्यों कंपनी बना रहे हो तुम, आपका पर्पस है कंपनी को बना के, हम चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बना रहे हैं, हम तो क्या करेंगे, साइंस को प्रमोट करेंगे। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, साइंस को प्रमोट करना, फिर आप वही कर सकते हो, आप कुछ और नहीं कर सकते हो।
अगर आपको कुछ और करना है तो आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा, मतलब एमेंड करना पड़ेगा, उसमें कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। और वो बदलाव लाना ऐसी आसान बात नहीं होती है, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उससे जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा, उसके बाद आप ये सब काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि 4 लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया, अब आप अकेले तो नहीं बदल सकते हो कि हम डायरेक्टर बन गए, हम जो मर्जी वो कर ले। नहीं नहीं, उन लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, डायरेक्टर आप बने हो, आप कुछ काम के लिए, कुछ पर्पस के लिए बने हो। मैंने पहले भी आपको बताया है, आज मैं फिर आपको एक बार रिकॉल कराती हूं कि ये जो कंपनी होती है ना बेटा, इसमें पैसा किसने लगाया है? शेयर होल्डर्स ने, या इन्वेस्टर्स हम जिनको बोले, उन्होंने पैसा लगाया है। उसके बाद उन्होंने इलेक्ट किया है कुछ डायरेक्टर्स को, वो खुद भी हो सकते हैं और वो दूसरे लोग भी हो सकते हैं, कि आप कंपनी को चलाइए। तो वो डे टू डे कंपनी को चलाते हैं। कुछ चीजें रिजर्व की हुई हैं शेयर होल्डर्स के हाथ में। मतलब अगर आपको कंपनी का ऑब्जेक्ट बदलना है, आपको शेयर होल्डर्स से पूछना पड़ेगा। आप इनसे पूछते हो, अगर इनकी सहमति होती है तो आप ये बदलाव ला सकते हो, तो आप ये चेंज ला सकते हो, ठीक है। I can conclude that, of course, this is a basic document. Hope you're writing the same. हेडिंग डालना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके बाद ये चीज़ें लिखना। बेसिक डॉक्यूमेंट होता है विच इज नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। आप स्कोप ऑफ ऑपरेशंस के बाहर लिख लेना, आगे लिख लेना बियॉन्ड दिस, हम उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कशन करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल दिस कि ये एक फंडामेंटल या चार्टर होता है ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी के एग्जिस्टेंस का, ठीक है। दूसरी चीज, इज इट मैंडेटरी? इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी? क्या हर कंपनी के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंडेटरी है? द आंसर इज यस, ठीक है। द आंसर इज यस, ठीक है। मैम आपने इतना कुछ लिखा दिया हमको, एक बात बताइए, ये सब क्या डेफिनेशन में है? डेफिनेशन एकदम फुद्दू है। डेफिनेशन देखोगे तो मजा आ जाएगा। हटाओ, हाँ। डेफिनेशन क्या है? मेमोरेंडम मीन्स memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any company law or of this act. तो हमें ये नहीं बताता है कि मेमोरेंडम क्या है, बल्कि ये बताता है कि मेमोरेंडम हम जो ओरिजिनली बना था उसको भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे, और जो टाइम टू टाइम ऑल्टर हुआ उसको भी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। आज मैं कैसी लग रही हूँ? आप तो हमेशा ही अच्छे लगते हो यार, कॉम्प्लीमेंट नहीं मांग रही। आप मेरी फोटो अगर देखोगे आज से 10 साल पहले की, विल आई लुक डिफरेंट? ऑफ कोर्स यू विल। अच्छा, आपको कोई हीरो पसंद हो, लेट्स से हीरो फॉर मी इज नॉट एन एक्टर, रियल लाइफ हीरोज की हम बात करते हैं, है ना। हीरो, एक्टर बोलो एक्ट्रेस बोलो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो हीरो अगर हम बोल रहे हैं तो हीरो भाई कौन होते हैं जो एक्चुअल हीरो हो, है ना। मे बी वी कैन से सम पीपल हु आर इन द आर्मी, राइट, बट उनको इतना फेम या सेलिब्रिटी नहीं बन पाते, रिकॉग्निशन नहीं मिलता। सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली की बात करते हैं। एक तरफ, आधी तरफ इमेजिन करो विराट कोहली विदाउट अ बियर्ड, है ना, और आधे तरफ इमेजिन करो कि विराट कोहली भाई एकदम दाढ़ी शाड़ी बना के लग रहा है। क्या ये वाला विराट कोहली है? हाँ मैम, ये वाला, ये भी है। तो वही तो मेमोरेंडम के लिए लिखा है। जो ओरिजिनली बना था भाई वो भी मेमोरेंडम है, उसमें थोड़ा ऑल्टरेशन आ गया, थोड़ा बदलाव आ गया, तो क्या वो मेमोरेंडम नहीं रहेगा? वो भी मेमोरेंडम रहेगा। बस डेफिनेशन ऐसे ही फुदूसी है, उसमें कुछ नहीं मिलता है। मीनिंग से हमको बहुत कुछ समझ में आता है। मीनिंग से क्या समझ में आता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें फंडामेंटल्स रहते हैं कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के, एसेंशियल कंडीशंस on which company can be incorporated.
कंपनी का चार्टर, कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में बात करता है। ये सिर्फ इतना नहीं बताता है कि कंपनी क्यों बनी है, बल्कि ये भी बताता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है और इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। इसके बियॉन्ड अगर जाती है तो वहाँ पे एक डॉक्ट्राइन, एक प्रिंसिपल हिट होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड पावर्स। भाई आपकी पावर ना बस इतनी ही थी, बस इतना ही कर सकते थे। अगर आपके घर में पापा हैं, मतलब अब तो आप लोग खैर बहुत बड़े हो गए हो, पर आज से 5 साल और पहले की बात सोचो कि घर में पापा हैं और पापा ने आपको ऐसे गाड़ी की चाबी दी और बोला बगल वाले शर्मा अंकल आएंगे तो उनको दे देना। अब आपको ये जो लाइन है पापा की, इसने क्या बताया है? पॉसिबल स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, व्हाट यू कैन डू विद दैट की। इसके बियॉन्ड यू कैन नॉट गो। मतलब ये नहीं है कि गाड़ी की चाबी हम खुद नचाएंगे और फिर गाड़ी लेके निकल लेंगे, नहीं, दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू, दैट इज बियॉन्ड योर पावर। आपको क्या बोला गया यार, चाबी देनी है शर्मा अंकल को बस, है ना। तो यहाँ पे कंपनी को उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज से पता चलता है कि ये मुझे करना है और बस यही मैं कर सकती हूँ, ये मुझे करना है एंड बस यही मैं कर सकती हूँ, इसके बियॉन्ड आई कैन नॉट गो, अदरवाइज इट विल बी बियॉन्ड माई पावर्स एंड इट विल बी अल्ट्रा वायर्स, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। ठीक है। मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। क्यों एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं ना, ये हम दे देते हैं आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, हमारे इनकॉर्पोरेशन के समय। तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एनी वन कैन पे द रिक्विजिट फी एंड कैन व्यू आर डॉक्यूमेंट। तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसके बारे में ये चीज़ें जो है हम डॉक्ट्राइन्स के समय पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्यों मेमोरेंडम का पर्पस क्या होता है? अगर मैं किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाली हूँ, या मैं बैंक हूँ और कोई कंपनी आती है और बोलती है मुझे लोन चाहिए, यहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कराना है, तो मैं उनका मेमोरेंडम देखूंगी, भाई तुम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करा भी सकते हो, मतलब आप मुझसे पैसा मांग रहे हो उस पर्पस के लिए, वो सारा डॉक्यूमेंट ला रहे हो, बट आपका तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो परमिट ही नहीं करता है कि आप ये काम कर सकते हो। तो बैंक वालों को भी पता चला ना कि यार मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, ये तो गलत ऑब्जेक्ट, ये तो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड काम कर रहे हैं, ये तो इनवैलिड काम कर रहे हैं। तो मुझे भी पता चला। साथ साथ मैं अगर कंपनी की शेयर होल्डर बनने जा रही हूँ, इन्वेस्टर बनने जा रही हूँ, तो मुझे पता रहेगा ना ये कंपनी क्या क्या कर सकती है, तो मेरे को अपना रिस्क पता रहेगा, हाँ मेरा पैसा कहाँ कहाँ लग सकता है। ठीक है ना। ठीक है, ओके। नाउ मेमोरेंडम हैज दीज मेनी क्लॉजेस: नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ब्रॉडली ये 5 क्लॉजेस होते हैं। कहीं बचपन के सुहाने सफर में आपने एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज करके भी सुना होगा, दैट इज नॉट एग्जैक्टली अ क्लॉज, बट हाँ सब्सक्राइबर्स दे साइन एंड दे राइट देयर नेम, एड्रेस, वो सारी चीजें रहती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं बोल दिया जाता है। बट ब्रॉडली क्या होते हैं, ये 5 क्लॉजेस होते हैं। 1% कंपनी के केस में देयर विल बी एन एडिशनल क्लॉज, क्योंकि यहां पे क्या होता है, नॉमिनी का नाम हम लिखते हैं सक्सेशन क्लॉज में। ठीक है, चलो अब क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है क्लॉजेस के बारे में। पहला क्लॉज नेम क्लॉज। व्हाट इज इन अ नेम? देयर इज अ लॉट इन अ नेम, है ना। नाम में तो भाई इतना कुछ रहता है ना कि आपको यकीन नहीं होगा, सच में आपको यकीन नहीं होगा, फिर भी मैं कहती हूँ यकीन हो जाए तो फिर मान लेना, और नहीं होगा तो सोचना कि यार ये कौन है। एक बार एक बच्चा एग्जाम दे के आया और बोला मैम आज मैं एग्जाम में फ्रीज हो गया। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ भाई, क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे अगर इनिशियली मतलब एग्जाम में थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं या ऐसे कुछ सिचुएशन से जाते हैं, तो आगे आने वाले एग्जाम्स भी उनके क्या हो जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं, दिक्कत में आ जाते हैं। तो उस समय उनको संभालना थोड़ा वो होता है, सेंसिटिव होता है, ज़रूरी भी होता है। तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया, कैसे हो गया? एंड दैट इज़ द मोस्ट फनीएस्ट थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड। बट वो बच्चा बोलता है कि मैम जो पहला क्वेश्चन आया था ना, वो एक केस स्टडी थी। मैंने कहा तो क्या हुआ, केस स्टडी के लिए तो भाई आपको कितनी तैयारी कराई गई है। तो मैम केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो केस स्टडी में जो नाम था ना, वो मेरी एक्स का था। अरे बताओ। तो मुझे समझ में आया नाम की क्या बड़ी इंपॉर्टेंस है यार लाइफ में। मतलब एक नाम आपके पूरे के पूरे करियर को, आपके पूरे के पूरे 3 घंटे जो आपकी जिंदगी बनाते या बिगाड़ते हैं, उसको हिला दे रहा है।
तो भाई ऐसे ऐसे अटैचमेंट्स इस एज में प्लीज मत पालना। नाम कंपनी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो किसी और के नाम को याद मत करना, कंपनी के नाम की बात करते हैं। कंपनी कैसे बनती है मैम? 3 तरीके से बनती है ब्रॉडली। प्राइवेट बन सकती है, पब्लिक बन सकती है, ओपीसी बन सकती है। प्राइवेट कंपनी है उसके आगे हम लिखते हैं प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है उसके आगे हम लिखते हैं सिर्फ लिमिटेड। ओपीसी है तो ब्रैकेट में हम ओपीसी लिखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी में हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेक्शन 8 कंपनी होती है उसमें भी हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ऐड करें। ठीक है, बेसिक चीजें। द नेम ऑफ द कंपनी, जो नाम हम इस मेमोरेंडम में लिखेंगे वो नाम वही होगा जो ऑब्वियसली हमें आरओसी ने अप्रूव किया हो। मोर ओवर सेक्शन 4 में जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उनको कंसिडर करने के बाद हमारा प्रपोज किया हुआ नाम, जो हमारा नाम अप्रूव हो जाता है, वो हम लिखते हैं। पहली बात तो जब हम मेमोरेंडम बना रहे हैं तो क्या हमारे पास मैम नाम अप्रूव्ड होता है? दोनों केसेस हो सकते हैं। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि हमने नाम अप्रूवल मिल चुका है और नाम हमारा रिजर्व्ड है और तब हम मेमोरेंडम बना रहे हैं, तो हमारा नाम क्या है, नाम में कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हमने नाम प्रपोज किया है, हमें नाम अप्रूवल मिला ही नहीं है अभी, और हमने नाम प्रपोज किया है और हमने वो बनाया है, तो वहाँ पे नाम रिजेक्शन भी हो सकता है। बट जो भी नाम हम प्रपोज करेंगे वो नाम हमें नेम रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रख के प्रपोज करना है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि व्हाट इज द नेम रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा, सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ये क्या होता है मैम? सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। आपकी कंपनी कहाँ है? कंपनी का एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी होता है। मैम ये कहाँ लिखा है कि कंपनी को ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है? आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन होती है, सो व्हाई डू वी नीड टू हैव अ फिजिकल ऑफिस? वेल, इफ़ आई हैव फॉर्म्ड अ कंपनी, आई मे बी ऑपरेटिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, मैं सारा काम ऑनलाइन कर रही हूँ, उसके बाद भी मेरा एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेक्शन 12 में लिखा है कि एक कंपनी जब बनेगी उसके 30th डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन से इसके पास एक ऑफिस होना जरूरी है। मतलब मैम अगर आज हमने कंपनी बनाई तो आज के आज ऑफिस होना जरूरी नहीं है। आज कंपनी बनी है तो 30 दिन बाद से ऑफिस होना जरूरी है। मतलब हमको 30 दिन का समय मिलता है, हम ऑफिस ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ढूंढ सकते हो। पर मैम जब हम कंपनी बना रहे हैं, अब सोचो हम कंपनी बना रहे हैं, उसमें हमें बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला क्लॉज आ गया नेम क्लॉज, जहां पे हम लिखते हैं कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। अगर हम प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं और हमने नाम प्रपोज किया है कीपिंग इन माइंड द नेम रिस्ट्रिक्शंस एबीसी, तो हम लिखेंगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। हाँ कि ना? हाँ मैम। दूसरा हमारा क्लॉज होता है सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसमें हमें क्या देना है? एड्रेस। तो आप बोल रहे हो कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तब एड्रेस होना मैंडेटरी नहीं है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी उसके बाद 30 दिन का समय मिलेगा कि ढूंढ लो, और 30वें दिन मतलब फ्रॉम 30th डे आपको क्या करना है? होना चाहिए ऑफिस। तो मैम ये तो क्या कॉन्ट्रडिक्टरी बात कह रहे हो? पहली बात, जो आपका सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है इसमें exact address is not required to be stated. You don't write the exact address. आप क्या लिखते हो? Name of the state in which registered office of the company is situated. भाई स्टेट तो फाइनल कर लोगे ना? कंपनी कहाँ खोलनी है? राजस्थान में खोलनी है, महाराष्ट्र में खोलनी है, उत्तर प्रदेश में खोलनी है? कहाँ खोलनी है? क्योंकि उसी के आरओसी में तो जाएगा ना, तो स्टेट फाइनल है ना, स्टेट लिखो मेमोरेंडम में। मतलब मैम हमको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं होती है? द आंसर इज नो। सो इन योर सिचुएशन क्लॉज देयर विल बी द स्टेट रिटन, एड्रेस नहीं लिखा रहता है। तो मतलब मैम अगर हमने करोल बाग में एड्रेस खोला, एक ऑफिस खोला, और इसके बाद करोल बाग से हम पटेल नगर में शिफ्ट करना चाहें, दीज आर जस्ट 2 प्लेसेस इन दिल्ली, ठीक है, अगर हम शिफ्ट करना चाहें, कैन वी डू दिस? यस, यू कैन डू दिस विदाउट चेंजिंग योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
तो मेमोरेंडम में कोई ऑल्टरेशन नहीं आता है इफ यू चेंज योर एड्रेस। अगर स्टेट बदलते हैं तो ऑल्टरेशन आता है, ठीक है। तो आपके जो सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, इसमें क्या होता है, द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। हाउएवर यू मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस प्रॉपर, पर कब से होना चाहिए, फ्रॉम 30th डे, ठीक है। मतलब मैम इनकॉर्पोरेशन के समय हमें एड्रेस नहीं देना होता है, तो अगर उनको हमसे कुछ डील करना है तो वो क्या करेंगे, मतलब वो नोटिस वोटिस समय कहाँ भेजेंगे, कुछ बताओ ना मैम। ऑनलाइन करते हैं क्या सब? देना होता है एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस देते हैं तो भी चलता है। मतलब अभी मैंने अपना घर का एड्रेस दे दिया, मैंने कहा यार मैं प्रमोटर हूँ, अभी आपको कोई भी मेरे से बातचीत करनी है तो ये मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। जब 30 दिन में अभी हम लोग ढूंढ लेंगे, जब फुल एंड फाइनल कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस बना लेंगे तो आपको बता देंगे कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस। उन्होंने कहा चलेगा, ठीक है। जिसको ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया या बहुत जल्दी जल्दी लगाओ, अभी हम इनकॉर्पोरेशन पे आ रहे हैं बच्चों, तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, चिंता नहीं करनी है, ओके। पूरा चैप्टर आराम से खत्म कर लेना, उसके बाद उसको रिवाइज करना और तब सोचना कि हाँ यार कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। चल अब ये क्यों जरूरी है मैम, सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस? भाई बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। पहले तो आपको एड्रेस चाहिए ताकि आप नोटिस और कम्युनिकेशन भेज पाओ। मैम इसमें तो फुल एड्रेस होता नहीं है, हाँ, बट अदरवाइज हम एड्रेस फर्निश करते हैं तो उससे हमारा कम्युनिकेशन होता है। दूसरी बात, भाई हमारे एड्रेस पे ही हम बुक्स वगैरह रखते हैं, ठीक है मैम। और इसकी इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा पहले पॉइंट पे पता चलती है। क्यों? हमें पता चलता है कि कहाँ की कंपनी है, उसका रेलिवेंट आरओसी कौन है, वो किस जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है, वहाँ के केसेस कौन से कोर्ट में जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ पे स्टेट लॉज कौन से लगेंगे, ठीक है, वहाँ पे टैक्सेशन मैटर्स कौन से होंगे। सो फॉर नोइंग द डोमिसाइल ऑफ द कंपनी एंड अदर पर्पसेस हमें ये चाहिए होता है। मैम इसमें हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है? अगेन आई वुड से समथिंग दैट आई हैव अंडरलाइंड, ठीक है। सेकेंड क्लॉज हमारा क्या है, ये पार्ट आप बस ध्यान में रखिए। रेस्ट अदर ऑल द पार्ट्स आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके, नॉट मोर देन दैट। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज मैंने अभी आपको समझाया भी। इसमें क्या होता है, किस लिए ये कंपनी बनने वाली है, एंड एनी मैटर कंसीडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ, ठीक है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस के लिए हम ये कंपनी बना रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बना रहे हैं, सो इट इज ऑब्वियस दैट यू विल प्रोक्योर सीमेंट, तो मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, मतलब हमें सीमेंट खरीदना पड़ेगा। अब हम ये नहीं लिखेंगे हम सीमेंट भी खरीद सकते हैं, तो मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं तो हमको सीमेंट खरीदना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे, है ना। ना ये इंडिकेट करता है कि किस लिए कंपनी बनी है और ये क्या क्या कर सकती है। तो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी ये बातें थोड़ी सी बता दी हैं, ठीक है। जो हमारी आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होती है, ये हमें बताती है इट्स ऑब्जेक्ट्स टू डू फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज एज परमिटेड अंडर SEZ एक्ट। तो हमारे पास SEZ एक्ट है, उसमें जो परमिटेड चीज़ें हैं वही ये अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख सकते हैं और वही इनको करने दिया जाएगा, ठीक है। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू ऑल। नाउ नेक्स्ट क्लॉज इज लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था दैट वी हैव दिस टाइप ऑफ कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। तो हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी क्विक रिकॉल करते हैं। जो लायबिलिटी क्लॉज होता है उसमें पहली बात ये लिखी होगी कि हमारी कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है। मतलब जो लायबिलिटी है मेंबर्स की, ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर ये अनलिमिटेड है तब तो हमें फर्दर डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लिमिटेड है और लिमिटेड बाय शेयर्स है तो हम ये बात लिखेंगे कि liability of members is limited to the amount unpaid if any on shares held by them, जो मैं आपको समझा चुकी हूं। अगर ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है
तो हम लिखेंगे कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट अप टू विच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट। अब आते हैं बात कंट्रीब्यूशन पे, थोड़ी सी बातें समझाती हूं मैं आपको। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, जैसे मैंने एक कंपनी में मेंबर हूं, मैं गारंटी कंपनी है, तो मतलब वहां पे हमने गारंटी ली हुई है कि 1 लाख रुपए मैं कंट्रीब्यूट करने वाली हूं। कंपनी को जरूरत पड़ गई, क्या कंपनी मांग सकते हैं? नहीं, नहीं मैम, मैम आपने तो गारंटी ली है ना कि 1 लाख रुपए आप कंट्रीब्यूट करोगे, तो अप टू 1 लाख तो आपसे मांग सकते हैं। नहीं मांग सकते। ये पैसे कब मांग सकते हैं? ये पैसे कब मांग सकते हैं? जब वाइंडिंग अप होगी, जब वाइंडिंग अप होगी तब। मतलब मैम कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये नहीं मांग सकती, नहीं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम आपको पैसे चाहिए, आप बैंक से लोन लीजिए, ठीक है ना, आपको जो भी चीज़ें करनी है आप करिए। जब कंपनी बंद होती है, लोगों के पैसे दिए जाते हैं और तब लगता है यार हमारे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं, हमारे तो जो एसेट्स है या बैंक बैलेंस है वो इनसफिशिएंट है टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज, तब हम अपने मेंबर्स के पास जाते हैं और देखते हैं मेंबर्स ने किसने कितनी गारंटी ली थी, एंड वही प्रोपोर्शनेटली फिर क्या करते हैं, उनसे मांगते हैं, और तब हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हमारी कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी तो क्या होगा, अमाउंट मांग दिया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा ये फैक्ट कि पहली बात, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड to the amount up to which each member undertakes to contribute to the assets of the company, to the assets of the company in the event of its being wound up, ठीक है। अब while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member, for payment of debts and liabilities of the company or of such debts and liabilities as may have been contracted before he ceases to be the member as the case may be। इसका मतलब क्या होता है? सुना तो होगा आपने लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी और लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी, है ना। तो भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे वाइंडिंग अप शुरू हुई। यहाँ पे मिस्टर ए मेंबर थे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर ए मेंबर थे और मिस्टर ए ने अपने जो मेंबरशिप थी, जो हक था, ये सेल कर दिया टू मिस्टर बी, ठीक है, टू मिस्टर बी, और ये हमारा पूरा 1 साल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में जनरेट हुई लायबिलिटी 2 करोड़ रुपए की, 2 करोड़। कंपनी इज अनएबल टू पे। देखो मैं पहले भी बता दूं, बहुत ज़्यादा डिटेल में कभी आपसे ये चीज़ कोई कैलकुलेशन करने के लिए नहीं पूछेगा, बट ऑफ कोर्स यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना, तो एक बार में चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो लगेगा अरे मैम ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो फोकस मेंटेन करके बात सुनना, पहले तो सिचुएशन को बड़े अच्छे से समझ लो, ठीक है। वाइंडिंग अप हो रही है किसी गारंटी कंपनी की, ठीक है, और यहाँ पे 2 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, 2 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, कंपनी नहीं दे पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या करती है, अपने मेंबर्स को बोलती है कि भाई आप कंट्रीब्यूट करो, जितनी जितनी आपने गारंटी ली है उतनी उतनी। तो यहाँ पे हमारे पास मेंबर कौन है, मेंबर तो है मिस्टर बी। मिस्टर बी ने गारंटी ली थी, मान लेते हैं 50 लाख रुपए की, ठीक है। मिस्टर बी की गारंटी कितनी थी, 50 लाख रुपए की। मिस्टर बी ये नहीं दे पा रहे हैं, मिस्टर बी ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ये थे लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी। अब लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी में हम जाते हैं, अगर मिस्टर बी ये नहीं दे पा रहे, हम देखते हैं आपको किसने ये अपनी मेंबरशिप बेची थी। उन्होंने देखा मिस्टर ए ने बेची थी और पिछले 1 साल के अंदर अंदर ही बेची है। मतलब हमने अपनी मेंबरशिप बेची और 1 साल के अंदर अंदर ही कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। जब हम मेंबर थे तभी ये सब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मतलब ये लायबिलिटी हमारी तभी जनरेट हो गई थी और हमको ये गारंटी अमाउंट देना चाहिए था, पर हमने क्या किया, अपनी मेंबरशिप बेच के हम निकल लिए, और जिसको हमने बेची उसके पास पैसे नहीं है, वो दे नहीं पा रहा है।
तो वो कंपनी क्या करेगी, आके हमसे मांगेगी, ठीक है, आके हमसे मांगेगी। क्यों? क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर अंदर हम मेंबर थे। दूसरी बात, उन कॉन्ट्रैक्ट्स का भी पैसा वो नहीं दे पा रही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट तब हुआ था जब हम मेंबर थे, ठीक है, बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर। मतलब वो डेट्स और लायबिलिटीज जो कि अकर हुई हैं बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, मतलब हमारे सेजेशन के पहले की है। मिस्टर ए, यहाँ पे आपका सेजेशन हुआ, मतलब यहाँ पे आपकी मेंबरशिप खत्म हुई है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपकी मेंबरशिप खत्म होने के पहले का है, और उसके लिए कंपनी पैसे नहीं दे पा रही है, आपने जिसको मेंबरशिप ट्रांसफर की है वो गारंटी अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम आपसे मांगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और ये क्लियरली लायबिलिटी क्लॉज में लिखा रहता है, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। सो फर्स्ट थिंग यू विल राइट वेदर द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी और मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो भाई ये फैक्ट, अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो ये फैक्ट कि मेंबर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी अगर वाइंडिंग अप होगी तो, अगर वो मेंबर है तो भी, या फिर विद इन 1 ईयर अगर वो सीज किया था मेंबर उन डेट्स और लायबिलिटीज के लिए जो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की हो बिफोर ही सीजेस टू बी द मेंबर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एसेट्स के लिए कंट्रीब्यूट करना है, आपको वाइंडिंग अप के खर्चे के लिए भी कंट्रीब्यूट करना है। मान लो 2 करोड़ के एसेट्स हैं और 2 करोड़ की लायबिलिटी है, सब पे ऑफ हो गए, तो मेंबर बोलेंगे अब हम क्यों कंट्रीब्यूट करें? नहीं, अगर यहाँ पे 10 लाख का खर्चा हुआ है वाइंडिंग अप में, तो इस 10 लाख के खर्चे के लिए भी आपको कंट्रीब्यूट करना हो सकता है, ठीक है। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज, ये क्या होता है, देखो सारी कंट्रीब्यूटरीज को एक उस पे लाने के लिए भी पैसे मांगे जा सकते हैं, ठीक है, इतना काफी है समझने के लिए। ओके, चलो, नाउ दिस इज अगेन होमवर्क टू बी रेड, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। लायबिलिटी की समझ अगर आ गई है तो 1 सेकेंड में ऐसे कर लोगे, बट करना जरूर। और आज का होमवर्क आज ही करना है, आज का होमवर्क अगर कल करोगे तो भाई कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो बस क्लास के तुरंत बाद क्या कर लेना है, फटाफट से पूरी की पूरी चीजों को रिवाइज कर लेना है। और रिवाइज कैसे करना है, रिकॉल करना है। भाई सेक्शन 3A में मैंने क्या पढ़ा, हाँ ये पॉइंट पढ़ा, ठीक बोला मैंने, हाँ ठीक बोला, ठीक है। तो कहानी सुनानी है किसको, खुद को। क्लियर? चलो, नाउ कैपिटल क्लॉज, भाई जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है उसमें इस क्लॉज का कोई काम भी नहीं है। जिस केस में शेयर कैपिटल होता है वहां पे हम लिखते हैं कि कंपनी कितना मैक्सिमम शेयर कैपिटल रेज कर सकती है। जैसे 10 लाख उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है, तो 10 लाख है, और इसके बाद 10 लाख में कैसे डिविजन होगा, जैसे हो सकता है इसमें 1 लाख शेयर्स होंगे एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी क्लियरली रिटन इन द कैपिटल क्लॉज। इसके बाद कितने कितने शेयर्स कौन कौन ले रहा है, सब्सक्राइबर लेते हैं, उनका नाम लिखा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं, वो साइन करते हैं, इसको हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं, जो मैंने आपको बताया है। इवेंचुअली जब हम इनकॉर्पोरेशन पे जाएंगे यू विल हैव अ बेटर क्लैरिटी ओवर ऑल ऑफ दिस। लास्टली आता है हमारा सक्सेशन क्लॉज, जो सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी के केस में होता है, ठीक है। तो यहां क्या लिखा होगा, नेम ऑफ द पर्सन जो कि ओपीसी में नॉमिनी होगा और जो सोल मेंबर बन जाएगा अगर हमारा जो सोल सब्सक्राइबर है उसकी डेथ हो जाती है या वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। चल, ओके, सो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी होगा। यहाँ से हम कमेंट्स करेंगे हमारे अगले क्लास में, राइट। थैंक यू सो मच।